हेलो गाइस, आज हम जो चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं तरंगे, ये रेलवे ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी अदर एग्जाम क्यों ना हो उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फिजिक्स से कोई भी क्वेश्चन बनता है, किसी चैप्टर से अगर बनता है, तरंगे से अगर क्वेश्चन बनता है तो 100% आप करके आओगे। तो आप इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने यार दोस्तों तक जरूर भेजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 तरंगे। तरंगे क्या है? तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा का संचार करती है, लेकिन पदार्थ पदार्थ बोले तो कणों का नहीं। अगर हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो तरंग एक ऐसा विक्षोभ है या हलचल हम कह सकते हैं जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। इसमें माध्यम का कण अपनी जगह से आगे नहीं हिलते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो सिर्फ अपनी जगह पर हिलकर या यूं कहे तो कंपन करके ऊर्जा को सिर्फ आगे करते हैं। आगे को मतलब बोले तो पास करते हैं। अब हम जानते हैं कि तरंग काम कैसे करती है। जैसे कि जब कोई भी शांत जल है उसमें हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है? हलचल पैदा होता है। पानी ऊपर नीचे होते हैं लेकिन पानी का कण आगे नहीं जाता है। केवल क्या होता है, उसका ऊर्जा जो है वो आगे बढ़ती है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गिटारों के जो तार होते हैं उन तारों का हिलना, हवा से आवाज़ का फैलना, ये सब क्या है? तरंग ही तो है। आप जानते हैं तरंग के प्रकार कितने हैं? तरंग के कितने प्रकार हैं आपको पता होने चाहिए। तो 2 प्रकार के तरंग होते हैं। कौन कौन से तरंग होते हैं? तो यांत्रिक तरंगे और दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। ये यांत्रिक तरंगे क्या हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे क्या है। माध्यम मतलब माध्यम बोले तो भौतिक माध्यम में क्या होने चाहिए? ठोस, द्रव्य, गैस की आवश्यकता होती है। उसे क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। अगर हम पूरा इसका परिभाषा देखें तो जिन तरंगों के संचार के लिए किसी भौतिक माध्यम, ठोस, द्रव्य, गैस की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इसमें एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो यांत्रिक तरंगे हैं ये निर्वात में नहीं चलती। अब अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो क्या क्या है? ध्वनि तरंग, पानी की तरंग, रस्सी में बनने वाली तरंग, स्प्रिंग की तरंग, ये सब क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। इनको याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है। जिन तरंगों के संचार के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहती हैं। और इसमें एक बात याद रखना, ये निर्वात में चलती है। किस में चलती है? निर्वात में। जो हमारा यांत्रिक तरंगे था ये किस में? निर्वात में नहीं चलते थे, लेकिन जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं ये निर्वात में चलते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय है या फिर यांत्रिक तरंगे है? तो क्या कहोगे? या विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। फिर विद्युत चुम्बकीय में और क्या आते हैं? तो रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त, परावैगनी, एक्सरे, गामा किरणें, ये सब किस में आते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय में आते हैं। रट लो, याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा विद्युत चुम्बकीय और यांत्रिक तरंगे हो गए। अब इसके आगे इसके जो जो भाग हैं याद रखना दोस्तों, मैं पूरा इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट सब्र करो। जो जो एग्जाम में आए हुए हैं सब मैं आपको बताऊंगा। बस आप पहले इसकी एक्सप्लेनेशन जो है ना, इसके बारे में जान लो, डिटेल में जान लो कि क्या क्या इन चीज़ों में है ना। एक एक वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है निर्वात में कौन सी तरंगे चल सकती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। निर्वात में कौन चलती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब हम जानते हैं कि यांत्रिक तरंगों के प्रकार क्या क्या है। यांत्रिक तरंगे आप जानते हो कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। अनुदैर्ध्य क्या है? तो कण तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे अगर पूछेगा कौन सा तरंग है तो अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या इसका परिभाषा है? कण तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश तरंग, पानी की सतह की तरंग। ये पॉइंट बनाकर लिख लो, चाहो तो आप नोट्स बना लो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अब अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, प्रमुख परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, है ना। ये चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। आगे का हम पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे कि इसमें प्रमुख परिभाषाएं क्या क्या हैं, तो आप लोग इसे देख लेना अच्छे से। हम जानते हैं कि ध्वनि तरंग क्या है। ध्वनि एक यांत्रिक और अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या करता है? निर्वात में नहीं चलती है। प्रश्न है कि चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती? तो किसके कारण? तो वहाँ माध्यम वायु नहीं होते हैं। छठा पॉइंट है प्रकाश तरंग क्या है। विद्युत चुम्बकीय एक अनुप्रस्थ तरंग है।
निर्वात में भी चलती है, इसका मान दिया है। अब हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और हर साल आते हैं और इस बार भी ग्रुप डी में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किसी तंतु में तरंगों से उत्पन्न होने के लिए कौन सी गति उत्तरदायित्व है, मतलब उत्तरदायी है, आपको बताना है। ऑप्शन ए यादृच्छिक गति, ऑप्शन बी आवधिक दोलन गति, ऑप्शन सी गैर त्वरक स्थानांतरित गति, ऑप्शन सी सरल रेखीय गति। आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो आंसर बी इज राइट आंसर। क्या होगा? आवधिक दोलन गति। किसी तंतु में तरंगों से उत्पन्न होने वाले या उत्पन्न होने के लिए किस गति का उत्तरदायित्व है? तो आवधिक दोलन गति। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें व्याख्या भी दिया है, उसे भी देखना चाहो तो देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ पर होता है। क्या होता है भाई? विक्षोभ पर। तो ऑप्शन ए शून्य बिंदु, ऑप्शन बी नियत बिंदु, ऑप्शन डी मतलब सी न्यूनतम बिंदु, ऑप्शन डी अधिकतम बिंदु। तो क्या होगा इसका आंसर? तो डी इज राइट आंसर, अधिकतम बिंदु। क्या होगा? अधिकतम। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 0.01 सेकेंड की अवधि वाली ध्वनि की तरंग की आवृत्ति होती है कितना? 0.01 सेकेंड अवधि वाली ध्वनि की तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 10 हर्ज, ये ऑप्शन बी 1000 हर्ज, ऑप्शन सी 100 हर्ज, ऑप्शन डी 0.1 हर्ज। ये एच जेड का मतलब हर्ज होता है। तो क्या होगा? सी इज राइट आंसर। क्या होगा? सी। देखो इसमें न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल टाइप में दिया है। सूत्र क्या होता है? आवृत्ति बराबर एफ बराबर 1/t होता है। तो बस उसमें मान रखना है और डायरेक्ट पॉइंट हटाकर ऊपर कितने नीचे हैं? 2 2 अंक है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा तो 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? अब अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण पूछ रहा है। ऑप्शन ए पृष्ठ पर जल तरंग, ऑप्शन बी निर्वात में प्रकाश तरंग, ऑप्शन सी वायु में ध्वनि तरंग, ऑप्शन डी संचरण के दौरान रेडियो तरंग। तो क्या होगा बताइए? सी इज राइट आंसर, वायु में ध्वनि तरंग। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण इसमें क्या है? तो वायु में ध्वनि तरंग। अगर हम कहें पृष्ठ पर जल तरंग क्या है और निर्वात में प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश तरंग का मतलब ही क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। और पृष्ठ पर जल तरंग का मतलब क्या है? ये है तो यांत्रिक तरंगे, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि वायु का तापमान बढ़ जाता है तो ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बस बताना है। क्या बता रहा है कि ध्वनि की गति और प्रतिध्वनि सुनने की न्यूनतम दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए गति कम हो जाती है, न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन बी गति बढ़ जाती है, न्यूनतम दूरी कम हो जाती है, ऑप्शन सी गति बढ़ जाती है, न्यूनतम दूरी बढ़ जाती है, ऑप्शन डी गति कम हो जाती है, न्यूनतम दूरी भी कम हो जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर? सी इज राइट। क्या होगा? गति बढ़ जाती है, न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है। याद रखना। अगर आपको इसका व्याख्या देखना है तो देखिए क्या लिखा है कि यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है और प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी भी बढ़ जाती है, क्योंकि उच्च तापमान पर वायु अणु तेजी से कंपन करते हैं, जिससे ध्वनि तरंग अधिक गति से फैलती है और इसे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए ध्वनि को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन से निम्न आवृत्ति पर विमान के वेग, वोर्टेक्स, क्लियर एयर, टर्बुलेंस, टॉर्नेडो और भूकंप घटनाओं का दूर से पता लगाने, मतलब दूर से पता लगाने के लिए सक्षम बनाता है। कितने हर्ट्ज के होने चाहिए? 20 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज या 10 हर्ट्ज। तो कितने होने चाहिए? इंफ्रासाउंड क्या करना चाहिए? इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन को अगर आपको सुनने के लिए कितना होने चाहिए? तो 20 हर्ट्ज। क्या होने चाहिए? न्यूनतम 20 हर्ट्ज होने चाहिए। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बनेगा इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन 20 हर्ट्ज से निम्न आवृत्ति पर विमान के वेग, वॉर्टेक्स, क्लियर एयर, टर्बुलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं को दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। याद रखना। इसकी व्याख्या भी मैंने लिख रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेजी से गति से गतिमान है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए
आध्वनिक ऑप्शन बी, प्राध्वनिक ऑप्शन सी, अवध्वनिक ऑप्शन डी, अतिध्वनिक। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए सातवें का। तो बी इज राइट आंसर, प्राध्वनिक कहा जाता है। यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से 4 गुना अधिक तेजी से गति करती है या गतिमान है तो उसे क्या कहा जाता है, प्राध्वनिक। यहाँ पर पॉइंट है, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति से लगभग 5 गुना अधिक तेजी से चल रही है तो क्या कहा जाएगी, तो अतिध्वनिक कहा जाएगा। क्या, अतिध्वनिक। और अध्वनिक क्या कहलाती है, ध्वनि की गति से धीमी गति, ध्वनि की गति से धीमी गति को क्या बोलते हैं, अध्वनिक। आध्वनिक क्या कहता है, आध्वनिक कहता है कि ध्वनि की गति के आसपास जहाँ अध्वनिक और प्राध्वनिक प्रवाह का मिश्रण होता है वहीं पर हम होते हैं आध्वनिक। प्राध्वनिक क्या कह रहा है, मतलब सुपरसोनिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि ध्वनि की गति से तो हम तेज हैं लेकिन 5 गुना से कम है भाई, याद रखना। तो क्या होगा इसका आंसर, बी इज राइट आंसर। क्या होगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए सोनार, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी लिडार, ऑप्शन डी इको साउंड। तो क्या होगा, समुद्रों के वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक, तो सोनार। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सोनार इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। देखो इसमें पॉइंट्स है, लिखा तो बहुत है लेकिन आप उसे पढ़ पाओ तब ना। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनिक तरंगों का उपयोग करने वाली तकनीकी सोनार है। सोनार सिस्टम ध्वनि पल्स ऊर्जित करता है और वस्तुओं से प्रवाहित होने के बाद प्रतिध्वनित के लौटने में लगने वाला समय मापता है, जिससे पानी के भीतर वस्तु की दूरी और स्थिति का पता लगाया जा सकता है। और सार क्या है, इसके बारे में भी दिया है। और लिडार क्या है, बोला है लिडार क्या है, नक्शा बनाने और दूरी मापने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करता है। याद रखना। इको साउंड क्या है, या साउंडर भी बोल सकते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए विशेष प्रकार का सोनार होता है। क्या होता है, सोनार। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। उस सिद्धांत का क्या नाम है जो यह स्पष्ट करता है कि तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है जो सभी दिशाओं में फैलती है और एक नया तरंगाग्र बनाती है। ऑप्शन ए डॉपलर का सिद्धांत, सिद्धांत को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ऑप्शन बी अध्यारोपण का सिद्धांत, ऑप्शन सी हाइगेंस का सिद्धांत, ऑप्शन डी फार्मा का सिद्धांत। यहाँ कुछ मिस्टेक हैं लाइन्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस पढ़ना है। क्या होगा इसका आंसर आपको बताना है। तो क्या होगा बताइए, तो सी इज राइट आंसर, हाइगेंस का सिद्धांत। क्या होगा, हाइगेंस का सिद्धांत। हाइगेंस का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है जो सभी दिशाओं में क्या होता है, फैलती है और एक नया तरंगाग्र बनाती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के लिए ये 9 क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है तरंगों से कि आप पूछिए मत। हर साल किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इसे रट लो और जितना मैंने बेसिक शुरुआत में बताया उसे भी रट लो। लास्ट में बस जाते जाते आप लोगों से यही कहूँगा कि हो सके तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।